हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आज जो वीडियो आप लोग के बीच में जो प्रस्तुत की जा रही है वो है कक्षा 12 की फिजिक्स है और अध्याय 1 का जो है एक पार्ट बन चुका है और दूसरा पार्ट बनने के लिए जा रहा है। तो अब देख लीजिए दूसरा पार्ट है क्या। पहला वीडियो जो बना था वो पहले अध्याय के कहाँ तक बना था, वो एप्सिलॉन 0 और के, एप्सिलॉन 0 और के बीच में बात हो रही थी। ये निर्वात की विद्युतशीलता है, निर्वात की विद्युतशीलता है, विद्युतशीलता, और ये परावैद्युतांक है, परावैद्युतांक यहाँ पर ये। अब हम लोग यहाँ पर ये चर्चा करेंगे कि जो परावैद्युतांक जो होता है, आप देखेंगे यहाँ पर कि एप्सिलॉन 0 इंटू के बराबर एप्सिलॉन, ये किसी माध्यम की जो है, किसी माध्यम की विद्युतशीलता है, विद्युतशीलता, किसी माध्यम की विद्युतशीलता। यहाँ पर ये किसी माध्यम की विद्युतशीलता है, ये निर्वात की विद्युतशीलता है, निर्वात की विद्युतशीलता है। यहाँ पर ये बात होती है, ये निर्वात की विद्युतशीलता है। अगर यहाँ पर के बराबर निकालेंगे तो एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन 0, आप यहाँ पर यह कह सकते हैं किसी माध्यम की विद्युतशीलता तथा निर्वात की विद्युतशीलता का अनुपात जो होता है वो परावैद्युतांक को होता है, परावैद्युतांक होता है, परावैद्युतांक। यहाँ पर ये बातें कर सकते हैं। तो देखिए जरा, किसी माध्यम की विद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता का अनुपात जो होता है ये परावैद्युतांक होता है। यहाँ पर ये बातें आप देख सकते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है कि डाइपोल, डाइपोल क्या होता है। अगर हम लोग डाइपोल की बात करें, डाइपोल इसको बोलते हैं वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव, यानी वैद्युत द्विध्रुव, इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, आप यहां पर ये परिभाषा देख सकते हैं, ये बातें आप गौर कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। वैद्युत द्विध्रुव, इलेक्ट्रिक डाइपोल। चलिए हम लोग इस पर चर्चा करें कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। आप इसकी परिभाषा आप अच्छे ढंग से लिख सकते हैं। अगर आप लोग पेन और रफ लेकर के बैठे हुए हैं तो इस परिभाषा को आप अच्छी तरह से लिख सकते हैं। कैसे? देखिए, जैसे दो आवेश हों, एक प्लस हो एक माइनस हो, दो आवेश हों, एक माइनस हो एक प्लस हो, ऐसा निकाय, ऐसा सिस्टम जिसमें दो आवेश हो, ऐसा सिस्टम जिसमें दो आवेश हो, एक माइनस हो एक प्लस हो और अल्प दूरी पर व्यवस्थित हो, यानी इसको अल्प दूरी मतलब 2l मान लिया, ऐसा निकाय जिसमें दो आवेश हो, एक माइनस हो एक प्लस हो और अल्प दूरी पर व्यवस्थित हो, तो ऐसे निकाय को हम लोग वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ये परिभाषा हो गई, वैद्युत द्विध्रुव की परिभाषा हो गई। क्या ऐसा सिस्टम, सिस्टम मीन्स निकाय, ऐसा सिस्टम जिसमें दो आवेश हो, एक माइनस हो एक प्लस हो और अल्प दूरी पर व्यवस्थित हो, ऐसे सिस्टम को हम लोग वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ये बात परिभाषा क्लियर हुआ, सभी को ये बातें क्लियर हो गई। अब देख लीजिए, वैद्युत द्विध्रुव हो गई।
अब यहां पर दूसरा पॉइंट जो निकल कर आता है, ये तो पहला पॉइंट था, दूसरा पॉइंट आपको निकल कर आता है, क्या निकल कर आता है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंटम। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण आप क्या करेंगे, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की अगर करेंगे तो इसको P से व्यक्त करते हैं। आप कह सकते हैं P बराबर, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को P से व्यक्त करते हैं, P से प्रदर्शित किया जाता है। तो आप इस बात को सोचिए कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। आप लोगों ने वैद्युत द्विध्रुव देखा, परिभाषा क्या है। अब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा क्या होगी, इसका कैसे मापन किया जाएगा, इसका मात्रक क्या होगा, इसका बीमा क्या होगा, ये बात आपको देखना होगा। कहता है दो आवेशों में से कोई एक आवेश ले लीजिए, दो आवेशों में से कोई एक आवेश ले लीजिए। आप चाहे प्लस ले लीजिए चाहे माइनस ले लीजिए, ये आपकी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है। ये कोई बात नहीं होती है कि आप पहले माइनस ही लें या प्लस छोड़ दें या प्लस लें माइनस छोड़ दें, जो भी आपको इच्छा कहे वो आप ले सकते हैं। तो यहां पर देख लीजिए कि दोनों आवेशों में से कोई एक आवेश, तो हमने प्लस ले लिया, दोनों आवेशों में से कोई एक आवेश और उनकी बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है। आप यहां पर ये बातें अस्वस्थ हो गए होंगे। क्या कहना चाह रहे हैं कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या कहता है कि दोनों आवेशों में से कोई एक आवेश और उनके बीच की दूरी के गुणा कर दीजिए, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण मिल जाता है। तो यहां पर ये परिभाषा देख लीजिए, दोनों बातें आप लोग को क्लियर हो गई। क्या बातें क्लियर हो गई कि इलेक्ट्रिक वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव, देखिए वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। हम कहते हैं कि ऐसा निकाय हो जिसमें दो आवेश हो, एक माइनस हो एक प्लस हो, अल्प दूरी पर व्यवस्थित हो, उसे हम लोग वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। यहां पर अवैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या कहते हैं, दोनों आवेशों में से कोई एक आवेश ले लीजिए, उनके बीच की दूरी का गुणा कर दीजिए, तो आपका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हो जाता है। तो ये परिभाषा आप लोग को क्लियर हो गई। वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं, दोनों आवेश, दो आवेश हो, एक प्लस हो एक माइनस हो, अल्प दूरी पर व्यवस्थित हो, उसे वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, दोनों आवेशों में से कोई एक आवेश ले लीजिए और उनका बीच की दूरी का गुणा कर दीजिए, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण निकल जाता है। तो इसका मात्रक क्या होगा, यूनिट्स क्या होगी। यूनिट्स की अगर परिभाषा करें तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ये बातें देख लीजिए। यूनिट्स, तो आप यहाँ पर आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है, और दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। ये इतनी बात हो गई। इनका मात्रक ये हो गया, आप इनका मात्रक निकाल सकते हैं, यूनिट इनका कर सकते हैं। और उसके बाद इनकी बीमा क्या होगी, बीमा की अगर बात करेंगे तो बीमा, कूलाम का बीमा जो होता है AT होता है और दूरी की बीमा L हो गई। तो आप लोग को यहाँ पर ATL हो गया, इसकी बीमा ATL हो गया। तो ये बातें जहाँ तक क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट पॉइंट आप लोग को जो है वो क्या है, आइए इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। क्या है नेक्स्ट पॉइंट, वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी और निरक्षी स्थिति में, वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी और निरक्षी स्थिति में, ये आप जानते हैं कि यहाँ पर ये माइनस और ये प्लस देख लीजिए, और इनके बीच की दूरी 2L है, ये वैद्युत द्विध्रुव हो गया। इसकी अच्छी स्थिति में यानी क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को पूछता है। तो हम लोग यहाँ पर इस वैद्युत द्विध्रुव का एक मिडिल पॉइंट O लेते हैं। O से R दूरी पर, O से R दूरी पर अच्छी स्थिति में, यानी यहाँ से R दूरी पर अच्छी स्थिति में किसी पॉइंट P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। मानते हैं कि यह A और B है, वैद्युत द्विध्रुव की स्थिति A और B पर है, और इसके मिडिल पॉइंट से, इसके मध्य बिंदु से क्षैतिज स्थिति में, क्षैतिज स्थिति में इसके बोलते हैं अच्छी स्थिति, अच्छी स्थिति में जो होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती, E बराबर 1/4πε0। हाँ, एक बात यह ध्यान रहे कि यह वैद्युत द्विध्रुव जो है
किस माध्यम है, जैसे मानते हैं कि यहाँ पर माध्यम जो है कोई परावैद्युतांक माध्यम जो होता है कोई परावैद्युतांक के है, ये किसी परावैद्युतांक के में रखा गया है, तब इसको जो होता है यहाँ पर एप्सिलॉन इंटू के कर सकते हैं। तो ये बातें देख लीजिए, के हो गया। अब उसके बाद यहाँ पर क्या कर सकते हैं, 2p/r³ कर सकते हैं। ये अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना होती है। जैसे आप यहाँ पर ये बातें बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि एक वैद्युत द्विध्रुव है, उसके मिडिल पॉइंट से यानी मध्य बिंदु से r दूरी पर अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यदि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसी माध्यम किसी परावैद्युतांक के में रखा गया है तो अच्छी स्थिति में इसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला होता है 1/4πε0 × k 2p/r³ होता है। ये बातें यहाँ पर अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल गई। यदि इसी विद्युत द्विध्रुव से यहाँ पर जो होता है इसके मिडिल पॉइंट से अच्छी स्थिति में, यहाँ से जो होता है अच्छी स्थिति में जो होता है, ये अच्छी स्थिति में निकाला, निरक्षी स्थिति में इसको निकाल सकते हैं। वर्टिकल स्थिति में r दूरी पर जो होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, मान लीजिए यहाँ पर P पॉइंट पर जो होता है, P पॉइंट पर यहाँ से मिडिल से r दूरी पर निरक्षी स्थिति, इसे बोलते हैं निरक्षी स्थिति बोलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं निरक्षी स्थिति हो गई, ये बातें हैं निरक्षी स्थिति में। तो इसका निरक्षी स्थिति में क्या होगा, E = 1/4πε0 × k और p/r³ होता है। ये आपका निरक्षी स्थिति में हो गया। इसका मात्रक तो आप लोग को पता ही है, इसका मात्रक क्या होता है, यहाँ पर ये बात देख लीजिए। इसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन, इसको कह सकते हैं कि न्यूटन बटे क्या होता है, कूलाम, न्यूटन बटे जो होता है कूलाम होता है। किसका, ये इसकी जो होती है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की। यहाँ भी न्यूटन बटे कूलाम होगा, ये न्यूटन बटे कूलाम होता है। तो यहाँ पर ये बातें आपको क्लियर हो गया होगा कि विद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी और निरक्षी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। पुनः एक बात क्लियर कर लीजिए, क्या क्लियर कर सकते हैं, विद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 1/4πε0 × k 2p/r³ होता है। और निरक्षी स्थिति में जो होता है E = 1/4πε0 × k 2p/r³ होता है। ये अच्छी और निरक्षी स्थिति की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विद्युत द्विध्रुव के कारण आप लोग को प्राप्त हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट आप लोग से जो बात है कि यदि विद्युत द्विध्रुव को जो होता है किसी भी विद्युत क्षेत्र में रखा जाए तो उस पर बल कार्य करने लगता है। अब बल के कारण जो होता है उसमें आघूर्ण पैदा हो जाता है। तो टार्क्यू यानी बल आघूर्ण क्या होगा, टाउ बराबर पूछता है। जैसे आप लोग को यहाँ पर एक बात ये क्लियर कर दें, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। यहाँ पर मान लीजिए किसी आवेश के कारण जो होता है, किसी आवेश के कारण ये फील्ड बन रहा है, किसी आवेश के कारण ये फील्ड बन रहा है विद्युत क्षेत्र। अब यहाँ पर एक विद्युत द्विध्रुव रख दिया, देख लीजिए यहाँ पर एक विद्युत द्विध्रुव रखा, देख लीजिए एक माइनस एक प्लस और इनके बीच की दूरी क्या होती है, 2l होती है। तो आप जरा सोचिए इस बात को कि यदि इस विद्युत क्षेत्र में एक विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण रखते हैं और यह जो होता है इस पर एक बल कार्य करने लगता है और यह जो होता है कि घूर्णन करना शुरू कर देता है, आघूर्ण यह घूर्णन करना शुरू कर देता है। ये देख लीजिए घूर्णन करना शुरू कर देता है। यहाँ पर आप देख लीजिए ये इस पर बल कार्य करेगा तो ये घूर्णन करना शुरू कर देगा। जब घूर्णन करना शुरू कर देगा तो यहाँ पर एक थीटा कोण बना देगा। तो बल आघूर्ण इसका पूछा जा रहा है। बल आघूर्ण क्या होगा, बल आघूर्ण टाउ बराबर क्वेश्चन मार्क किया जा रहा है। इसमें बल आघूर्ण कितना, घुमाव की प्रक्रिया कैसे होगी, इसका बल आघूर्ण क्या होगा। तो आप यहाँ पर बल आघूर्ण बराबर कर सकते हैं कि PE sin थीटा, जहाँ पर P क्या है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, और जो होता है E जो होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है,
तीव्रता है और यहाँ पर ये क्या है, कोण है, कोण घुमाव, जब घूमता है तो कितना कोण बनाता है, कितने कोण पर घूम जाता है, तो उसको टाउ पूछ रहा है। तो टाउ बराबर पीई साइन थीटा आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो इसका मात्रक क्या होता है, बल आघूर्ण का मात्रक क्या होता है, इसका टाउ का मात्रक होता है न्यूटन इंटू मीटर होता है, न्यूटन इंटू मीटर कर सकते हैं आप लोग, यहाँ पर ये बातें क्लियर कर सकते हैं। तो ये बातें हमने बतलाया कि यदि कोई वैद्युत द्विध्रुव जो है किसी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में किसी वैद्युत क्षेत्र में रखा जाए तो उसमें एक घुमाव की प्रक्रिया हो जाती है। घुमाव की प्रक्रिया यानी वो अपने अक्ष पर ही घूमना शुरू कर देता है, ये अपने अक्ष पर घूमना शुरू कर देता है। जब घूमना शुरू कर देता है तो इसका बल आघूर्ण क्या होता है, बल आघूर्ण बराबर टाउ बराबर पीई साइन थीटा। जहाँ पर आपको ये बातें क्लियर है, पी जो होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है और ई जो होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, और जो साइन थीटा है, थीटा जो है वो क्या है, कोण है। तो यहाँ पर ये बातें क्लियर हो गई, वैद्युत द्विध्रुव के कारण जो होता है बल आघूर्ण कितना प्राप्त होता है। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट आप लोग के क्या बीच है वो बातें आप क्लियर करिए। देखिए नेक्स्ट क्या है कि यदि किसी वैद्युत द्विध्रुव को जो होता है, यदि किसी वैद्युत द्विध्रुव को जो होता है अगर किसी वैद्युत क्षेत्र में रखा जाए, देखिए ये आपका वैद्युत क्षेत्र है, मानते हैं कि ये वैद्युत क्षेत्र है, यहाँ पर इतनी दूरी तक वैद्युत क्षेत्र है, किसी आवेश के कारण ये वैद्युत क्षेत्र बन रहा है, ठीक है, ये बातें क्लियर है, वैद्युत क्षेत्र है। अब वैद्युत क्षेत्र है, जैसे कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है, यहाँ पर आप ये बातें कर सकते हैं कि ये देख लीजिए वैद्युत क्षेत्र है, वैद्युत बल रेखाएं जो निकलती हैं तो वैद्युत क्षेत्र ही बनता है। तो ये देख सकते हैं आप, अच्छी तरह से ये गौर कर सकते हैं कि ये वैद्युत क्षेत्र है। अब देखिए यहाँ पर ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा यहाँ पर ये है, ठीक है, ये बातें क्लियर है आप लोग को। तो यहाँ पर हम लोग ये बातें क्लियर करते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो करते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई है। अब आप यहाँ पर ये बातें समझिए और गौर करिए कि यदि कोई वैद्युत द्विध्रुव रख दे, ये देख लीजिए हमने वैद्युत द्विध्रुव रख दिया, ये माइनस है ये प्लस है। हमने वैद्युत द्विध्रुव की परिभाषा पहले ही बता चुके हैं। वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है कि ऐसा निकाय हो, एक प्लस हो एक माइनस हो और अल्प दूरी पर व्यवस्थित हो। तो अल्प दूरी पर व्यवस्थित क्या होंगे, 2l दूरी पर व्यवस्थित है। जब 2l दूरी पर व्यवस्थित है, यदि यह जैसे ही वैद्युत क्षेत्र रखते हैं तो इस पर एक घूर्णन कार्य करना शुरू, एक बल कार्य करना शुरू कर देता है और यह अपने अक्ष के परितः ही नाचना शुरू कर देता है। तो अपने अक्ष के परितः ये मान लीजिए कि यहाँ से ये थीटा कोण पर जो होता है, ये माइनस क्यू और प्लस क्यू, ये थीटा कोण तक विस्थापित हो गया, ये थीटा कोण पर, यानी थीटा कोण पर विस्थापित हो गया। तो थीटा कोण पर विस्थापित होने में ये कार्य करेगा ही। यदि कोई वस्तु की स्थिति बदल जाती है या स्थिति में परिवर्तन होता है तो वही कार्य होता है। बल के द्वारा किसी वस्तु में स्थिति का परिवर्तन होता है तो वो कार्य करता है। तो इसका कार्य क्या होगा, W बराबर कार्य जो होगा वो होगा PE 1 माइनस कास थीटा होगा। ये देख लीजिए आप लोग को यहाँ पर ये बातें हो गई, ये PE ये कितना कार्य करेगा, W बराबर PE कोष्टक में 1 माइनस कास थीटा ये कार्य करता है। तो यहाँ पर आप ये बातें क्लियर कर सकते हैं कि W बराबर PE 1 माइनस कास थीटा की ये प्रोसेस आती है। आप इतनी बातें यहाँ पर क्लियर कर सकते हैं। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ये बातें देखिए और गौर करिए कि आप W बराबर PE 1 माइनस कास थीटा होता है। अब जब यह थीटा कोण पर विस्थापित होकर के, तो इसमें ऊर्जा कितनी, स्थिति ऊर्जा कितनी होगी, स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी, यहाँ पर देख लीजिए U बराबर इसका होगा माइनस PE कास थीटा होगा। यहाँ पर आप ये बातें क्लियर कर चुके होंगे कि यदि कोई जो होता है वैद्युत द्विध्रुव किसी वैद्युत क्षेत्र में रखा जाए तो वो थीटा कोण पर विस्थापित होने पर, थीटा कोण विस्थापित होने पर किया गया कार्य बराबर PE 1 माइनस कास थीटा, और उसमें स्थिति ऊर्जा जो होगी U बराबर माइनस PE कास थीटा होता है। तो यहाँ पर ये बातें क्लियर हो गई कि आप इस बात को कैसे कर सकते हैं, कैसे नहीं कर सकते हैं। तो ये चैप्टर जो होता है आप लोग को हमने क्लियर कराया कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में हमने आप लोग को बात बताया। हाँ, एक चीज और आप लोग को ये क्लियर हो जाए कि यदि
जैसे कूलाम के नियम से हम लोग निकालते हैं, कूलाम के नियम के आधार पर हम लोग बात करते हैं कि जो निर्वात की विद्युतशीलता का मान कितना होता है, ये बातें अगर क्लियर हो जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कि हम लोग जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 बराबर 9 गुणित 10⁻9 होता है, ये बात हो गई। जरा इस पर और गहराई से चर्चा करते हैं। देखिए अब ये 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का इसका मान क्या होता है, यहाँ पर आप देखेंगे तो इसका मान होता है, इसका मात्रक जो होता है न्यूटन, और आप शुरू से निकालिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखिए F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 इंटू Q2 बटे कितना होता है R²। इसका मात्रक निकाल लेते हैं। देखिए इसका वैल्यू निकालना है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, इसका क्या होगा, यहाँ पर F रख दीजिए, F R² बटे कितना Q1 इंटू कितना होगा Q2। अब इसका जो मान होता है, इसका मात्रक क्या कर सकते हैं, यहाँ पर देख लीजिए, इसका मात्रक कर सकते हैं हम लोग, क्या कर सकते हैं, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर बटे कितना होगा कूलाम स्क्वायर होगा, क्योंकि कूलाम स्क्वायर होगा, कूलाम स्क्वायर, यहाँ पर ये बातें की है, कूलाम स्क्वायर हो सकता है। तो अब यहाँ पर ये बातें देख लीजिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 बराबर, और इसका मान 9 गुणित 10⁻9 होता है। यहाँ पर न्यूटन मीटर बटे कूलाम जो होता है कूलाम स्क्वायर कर सकते हैं, ये बातें हमने आपको दिखलाया, यहाँ पर कूलाम स्क्वायर कर सकते हैं, ये देख लीजिए कूलाम स्क्वायर। अब इसका हम लोग वैल्यू निकालना चाहते हैं, एप्सिलॉन 0 का वैल्यू निकालना चाहते हैं। तो एप्सिलॉन 0 का वैल्यू कैसे निकालेंगे, आइए इस पर हम लोग क्लियर करते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि एप्सिलॉन 0 का क्या मान होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 बराबर 9 गुणित 10⁻9 है। अब इसको हम लोग पलट देते हैं, देख लीजिए ये अंश बटे हर था तो इसको भी अंश बटे हर बना दिया। अब इसको बदल देते हैं, पलट देते हैं, 4 पाई एप्सिलॉन 0 बराबर 1/9 गुणित 10⁻9 हो गया, ये पलट दिया। अब देख लीजिए कि एप्सिलॉन 0 का मान जब निकालोगे तो ये 10⁻9 ऊपर चला जाएगा तो -9 हो जाएगा, -9 बटे 9 गुणित 4 पाई, ये इतना कर सकते हैं, ये गुणांक इसके नीचे चला जाएगा। तो एप्सिलॉन 0 बराबर यहाँ पर कर सकते हैं 9 चौक 36 हो जाएगा, इसको 10⁻9 9 चौक 36, पाई का मान 22/7 कर देते हैं, पाई का मान 22/7 कर देते हैं। तो यहाँ पर एप्सिलॉन 0 बराबर ये 7 ऊपर चला जाएगा, 7 गुणित 10⁻9 बटे 36 गुणित कितना कर देंगे 22 कर देंगे। तो यहाँ पर आप लोग क्लियर कर लीजिए, एप्सिलॉन 0 बराबर कर सकते हैं कि यहाँ पर हम लोग गुणा कर लेते हैं, क्या करेंगे देख लीजिए, यहाँ पर क्या कि 36 में जो होता है 22 से गुणा करिए, 22 से, 6 दूनी 12 और 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 1 7, फिर जो होता है 6 दूनी 12, 3 दूनी 6 1 7 हो गया। यहाँ पर ये 2 और 9 और 7, यहाँ पर आप ये बातें कर सकते हैं कि 7 गुणित 10⁻9 बटे 792 आ गया, 792 आ गया। तो अब 792 आ गया तो यहाँ पर ये कम हो रहा है, तो यहाँ पर बढ़ा दीजिए आप लोग, कितना 7000 कर दीजिए, 3 0 इधर दिया, 10⁻9 यहाँ पर देख लीजिए 7 9 2 और 3 0 यहाँ पर वही बढ़ा दिया, कितना बढ़ा दिया गुणते, ये देख लीजिए 1000, क्योंकि काटोगे फिर कट जाएगा वही चीज़। अब एप्सिलॉन 0 बराबर 7/7 9 2 और गुणते 10⁻9 गुणते 10⁻- कितना कर देंगे 3 कर देंगे, यहाँ 10⁻3 हो जाएगा, 10⁻3 को ऊपर ले जाओगे माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर ये इसको भाग दोगे तो 8.85 गुणते 10⁻- कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, आपका ये बातें क्लियर हो जाएगी। तो आप यहाँ पर ये बात देख लीजिए कि एप्सिलॉन 0 बराबर 8.85 गुणते 10⁻12 होता है। इसका मात्रक क्या करेंगे आप देख लीजिए, मात्रक निकाल सकते हैं, कहाँ पर निकाल सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 बराबर आप लोगों ने न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम स्क्वायर किया था। अब इसको यही पलट दीजिए
तो एप्सिलॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 का जब पलट देंगे तो यह कितना हो जाएगा, कूलाम स्क्वायर बटे कितना हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर एप्सिलॉन ये कांस्टेंट की बीमा नहीं होती और मात्रक नहीं होता है, तो एप्सिलॉन का मात्रक क्या हो जाएगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं एप्सिलॉन का मात्रक इसका हो जाएगा कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है, ये इसका मात्रक हो गया। तो यहाँ पर ये बातें आप क्लियर कर सकते हैं। हाँ, इसकी बीमा निकालने के लिए देता है। कभी कभी आप लोग के बोर्ड एग्जाम में जो होता है, यूपी बोर्ड में जो होता है, ये बीमा पूछता है कि इसकी बीमा क्या होती है। तो आइए इस बात को हम बीमा भी निकाल करके दिखाते हैं। एप्सिलॉन 0 का मान कितना होता है, 8.85 गुणते 10⁻⁻12, इसका मात्रक कूलाम बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। अब देख लीजिए यहाँ पर ये बातें क्लियर करते हैं। चलिए आइए इस बात को हम लोग दिखाते हैं कि कैसे करें। देखिए कि इसकी बीमा क्या होगी, एप्सिलॉन 0 की बीमा की, इसका मात्रक क्या होता है कि कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर होता है, ये इतनी होती है, इसका ये बीमा होता है। तो आप यहाँ पर ये बातें क्लियर कर सकते हैं कि कूलाम की बीमा क्या होती है। बीमा हम लोग चर्चा करते हैं कि बीमा क्या होता है। देखिए कि AT का स्क्वायर बटे न्यूटन का बीमा क्या होता है, m/L/2 और L स्क्वायर, ये इतना बात हो गया। तो यहाँ पर ये बातें कर सकते हैं कि A स्क्वायर और T स्क्वायर हो गया बटे यहाँ पर क्या हो जाएगा, mL³ T⁻² हो जाए। तो यहाँ पर ये बातें कर सकते हैं, ऊपर लेकर चले जाओ, m⁻⁻1 L⁻³ और T⁴ A स्क्वायर, ये इसकी बीमा यहाँ पर हो गई। आप ये बातें क्लियर कर सकते हैं कि यहाँ पर हमने आप लोग को दिखलाया कि m⁻⁻1 और L⁻³ T⁴ A स्क्वायर, ये इसकी बीमा हो गई। तो जहाँ तक हमको ये बातें क्लियर हो गई होगी, क्लियर है कि आप लोग यहाँ तक समझ चुके होंगे। तो ये जो होता है वैद्युत क्षेत्र की जो होता है, वैद्युत आवेश या इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पूरी कहानी आप लोग को पता हो गया इस चैप्टर के आधार पर। ठीक है, जो नेक्स्ट अध्याय है वो है गॉस की प्रमेय, गॉस की थ्योरम जो होता है, हम लोग अगले वीडियो में जो चर्चा करेंगे वो गॉस की प्रमेय जो होता है कि जो 12 की जो फिजिक्स है वो पार्ट करके जो होता है आपको दिखाई जाएगी कि कैसे जो होता है आप अच्छे ढंग से जो होता है इस फिजिक्स के बारे में जान जाएंगे। ठीक है, तो ये चैप्टर आपका क्लियर होता है वैद्युत क्षेत्र की कहानी जो